वेलकम बैक फ्रेंड। मैं रमन डॉट के आर एस लेकर आया हूँ आज आपके लिए लेसन नंबर 14 फ्रॉम द मेंस्ट्रुएशन साइकिल टॉपिक्स। आज इस टॉपिक्स में हम लोग फर्दर हार्मोन्स और होने वाले इवेंट सीक्वेंसेस के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहले जो मेंस्ट्रुएशन में होते हैं, अगर मेंस्ट्रुएशन हो गया मतलब द मेंसेस, द विड्रॉवल और द जो भी ब्लड वेसल्स था जो एक फर्टिलाइज नहीं हुई थी वो सब वॉश आउट हो गया था, रिमूव आउट हो गया था, ब्लीडिंग हो गया था। उसके बाद क्या होता है, रिपेयर ऑफ इंडोमेट्रियम, यूटेरस के अंदरूनी हिस्से में फिर से वॉल का एक इंडोमेट्रियम वॉल का रिपेयर होता है। तो इस फेज को हम लोग फॉलिक्यूलर फेज से जानते हैं। फॉलिक्यूलर फेज इसलिए कहते हैं क्योंकि इस फेज में प्राइमरी फॉलिकल्स फिर से बर्थ लेती है और मैचुरेशन की ओर आगे बढ़ती है। फॉलिकुलर फेज को जो एक्टिवेट करते हैं, इस फेज में जो सबसे ज्यादा फिजियोलॉजी वर्क करते हैं वो हार्मोन्स होते हैं एफएसएच, जो कि एस्ट्रोजन हार्मोन्स को रिलीज करवाते हैं। तो सवाल बताइए, एफएसएच हार्मोन्स कौन से ग्लैंड से रिलीज होता है? तो ग्लैंड का नाम क्या है? कमेंट सेक्शन में प्लीज इसके ग्लैंड्स का नाम आंसर में लिखिए। और दूसरा क्वेश्चन है कि एस्ट्रोजन हार्मोन्स कहां से रिलीज होता है, कौन से ग्लैंड से, है ना? तो दो क्वेश्चन आपके पास है। एफएसएच को रिलीज करने वाला ग्लैंड कौन सा है, एस्ट्रोजन को रिलीज करने वाला ऑर्गन कौन सा है। उसके बाद मेंस्ट्रुएशन के बाद रिपेयर होता है जो कि फॉलिकुलर फेज में आते हैं। ये फॉलिकुलर फेज में प्राइमरी फॉलिकल रिलीज होते हैं, ये सेकेंडरी फॉलिकल्स बनते हैं, सेकेंडरी ग्राफियन फॉलिकल्स बनते हैं। और उसके बाद एक नया सीक्वेंस आता है जिसे हम कहते हैं ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन के टाइम में ओवा का बर्थ होता है, ओवा का रिलीज होता है फ्रॉम द मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल्स। इस फॉलिकल्स में जो हार्मोन एक्शन होता है वो होता है हार्मोन एक्शन एलएच का, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये भी हार्मोन ओवरी द्वारा, है ना, ओवरी या फिर पिट्यूटरी, यस, एलएच हार्मोन जो है पिट्यूटरी ग्लैंड द्वारा रिलीज किया जाता है। क्योंकि जब जीएनआरएच हार्मोन, गोनोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, जीएनआरएच ऐसे लिखा था, है ना, जी, क्या हुआ, ये देखिए, जीएनआरएच, गोनोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, जो हाइपोथैलेमस से रिलीज होता है और पिट्यूटरी पे वर्क करता है। तो पिट्यूटरी पे वर्क करने के बाद जीएनआरएच रिलीज करवाता है एफएसएच और एलएच को। एफएसएच हार्मोन एस्ट्रोजन को फिर एक्टिवेट करता है, रिलीज करवाता है, और एलएच प्रोजेस्टेरॉन को करवाता है। तो ओव्यूलेशन करवाने के दरमियान कौन सा हार्मोन का पिक सबसे ज्यादा होता है? एलएच हार्मोन्स को। तो ये होता है। अब यहाँ पे मान लीजिए ओव्यूलेशन हो गया, एक का रिलीज हो गया, उसके बाद क्या होगा, इंडोमेट्रियम वॉल का थिकनिंग मोर एंड मोर हो जाएगा। मतलब जो जितना थिकनेस था उसमें और ज्यादा मोटाई हो जाएगा ताकि इम्प्लांटेशन को फुलफिल किया जा सके, इम्प्लांटेशन में सपोर्ट किया जा सके। तो इसको थिकनिंग करने के लिए कौन सा हार्मोन है? एलएच हार्मोन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। इसीलिए इसको लुटियल फेज के नाम से भी हम लोग जानते हैं। लुटियल फेज इसलिए क्योंकि यहाँ पे ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का फील्ड एरिया है, वर्किंग एरिया है, दैट्स व्हाई इट इज लुटियल फेज। और एलएच हार्मोन जो है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन को रिलीज करवाने में हेल्पफुल करता है। उसके बाद फिर से अगर यहाँ पे लुटियल फेज में फर्टिलाइजेशन हो गया तो इम्प्लांटेशन होगा, और फर्टिलाइजेशन अगर नहीं हुआ, कॉपुलेशन और क्वाइटस का प्रोसेस नहीं बना, तब फिर से ब्रेकिंग डाउन होगा और फिर से ये साइकिल रिपीट एंड रिपीट चलेगा। तो अभी हम लोग एक फ्लो चार्ट के माध्यम से देखेंगे कितना टाइम किस चीज में लगता है। ओके, देखिए, सबसे पहले एक फ्लो चार्ट है, एक पाई चार्ट है, जिसमें हम लोग टाइम गैप, टाइम शेड्यूल्स और सारे इवेंट्स को यहां पे अंडरलाइन करेंगे। जिस इवेंट में अलग अलग प्रकार का फिजियोलॉजी देखने को मिलेगा। ये मेंस्ट्रुएशन साइकिल का एक छोटा सा पाई चार्ट है। सबसे पहले पाई चार्ट मान लीजिए डे 1 से स्टार्ट हुआ, ये 28/1 है। इसका मतलब 28 डेज एंड पॉइंट, 1 डेज स्टार्ट पॉइंट। तो मान लेते इस पॉइंट से अगर स्टार्ट करते हैं
तो डे 1 हो गया, डे 1 से डे 5 तक मैक्सिमम टू मैक्सिमम 5 डेज तक ब्लीडिंग होता है, जिसे हम पीरियड्स के नाम से जानते हैं और मेंस्ट्रुअल फ्लो के नाम से जानते हैं। इसमें जो फेज चलता है उसे बोलते हैं मेंस्ट्रुअल फेज। डे 5 से लेकर डे 14 तक फॉलिकुलर फेज या फिर प्रोलिफरेटिव फेज चलता है। इसमें मैच्योरेशन ऑफ ग्राफियन फॉलिकल्स होता है अंडर द एक्शन ऑफ एफएसएच एंजाइम। कौन सा एंजाइम? एफएसएच, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंजाइम्स। डे 14 को नॉर्मली ऑन एन एवरेज या फिक्स डेट भी आप कभी कभी कंसिडर कर सकते हैं, 14th डे को ओव्यूलेशन होता है अंडर द एक्शन ऑफ एलएच एंजाइम। LH hormones, sorry, that's not enzyme, that is hormone, luteinizing hormone. Okay, day 14 को अब एक रिलीज हो गया, ये नेक्स्ट 14 डेज तक इंतजार करती है स्पर्म का। 14 डेज तक मैच्योरेशन होकर ओव्यूलेशन हुआ और ये अगले 14 दिन इंतजार करती है स्पर्म का। अगर इस 14 दिन में आप संपर्क बनाते हैं, कोई भी महिला पुरुष के साथ संपर्क बनाती है तो वो बच्चा पैदा कर सकती है, लेकिन इससे पहले अगर कर लिए, संपर्क बना लिए तो बच्चा पैदा होगा नहीं। ओके, तो बच्चा पैदा करने के लिए भी आपको ये सब नॉलेज होना जरूरी है। तो डे 14 के बाद जो होता है उसे बोलते हैं सेक्रेटरी फेज या फिर लूटियल फेज। इसमें कॉर्पस लूटियम जो है सिक्रीट करता है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स दैट कॉज एंडोमेट्रियम प्रोलिफरेशन मोड। ज्यादा थिकनिंग प्रोवाइड करता है कॉर्पस लूटियम प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन के माध्यम से। और अगर किसी कारण से तो यहाँ पे हो गया, मान लीजिए एक ग्राफियन फॉलिकल्स है, ग्राफियन फॉलिकल्स, इससे ओव्यूलेशन हुआ तो क्या बन गया? कॉर्पस लूटियम। और कॉर्पस लूटियम जब डिजेनरेट होने लगता है, मतलब 28 दिन के आसपास आने लगता है, तो कॉर्पस एल्बिकेंस होता है, डीजेनरेटेड कॉर्पस लूटियम के नाम से जानते हैं। मतलब कि 25 दिन, 26 दिन, 27 दिन होते होते कॉर्पस लूटियम कॉर्पस एल्बिकेंस में कन्वर्ट होने लगता है, डीजेनरेट होने लगता है, नष्ट होने लगता है। तो ये एक छोटा सा पाई चार्ट था जिसे आपको कॉपी में अच्छे से लिख लेना है और इसे रिमेंबर करने की कोशिश करना है। और इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो इसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं आप। चलिए, एक सवाल है आपके लिए। सवाल इस प्रकार है, इफ द एग इज नॉट फर्टिलाइज्ड देन व्हाट हैपेंस। अगर एग रिलीज हुई 14th डेज ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल और वो फर्टिलाइज नहीं हुई, स्पर्म उसे नहीं मिला, सीमेन नहीं मिला, तो क्या होगा? तो उसका आंसर है, इफ द एग इज नॉट फर्टिलाइज्ड द कॉर्पस लूटियम, क्या है? द कॉर्पस लूटियम स्टॉप सिक्रेटिंग प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स, है ना, एंड डिके, और वो नष्ट होने लगता है। तो कितने, कौन सा दिन में एग रिलीज होता है? तो 14th डेज इन ह्यूमन, ये ओव्यूलेशन का डेज है। इट देन डीजेनरेट इनटू अ कॉर्पस एल्बिकेंस। कॉर्पस एल्बिकेंस नामक स्ट्रक्चर में कॉर्पस लूटियम कन्वर्ट हो जाती है, विच इज मास ऑफ फाइब्रस स्केयर टिश्यू। ये एक फाइब्रस टिश्यू का रिमेनिंग स्ट्रक्चर है जिसे हम कॉर्पस एल्बिकेंस के नाम से जानते हैं। ये कॉर्पस एल्बिकेंस प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स रिलीज नहीं करती है क्योंकि ये बहुत ही टुकड़ा रिमेनिंग बचे हुए है, जबकि कॉर्पस लूटियम अगर है तो वो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स को रिलीज करती है। द यूटेराइन लाइनिंग स्लग ऑफ एंड एक्सपेल थ्रू द वेजाइना। वेजाइना के रास्ते ये बाहर आ जाती है और फिर से एक नया फेज का स्टार्ट ऑफसेट होना शुरू होता है। लेकिन दूसरा क्वेश्चन इस प्रकार है, इफ द एग इज फर्टिलाइज्ड देन व्हाट हैपन। तो उसका आंसर हम लोग अभी नोट डाउन करेंगे, तब तक इसे आप अच्छी तरीके से समझिए। अगर नहीं होगा तो कॉर्पस लूटियम बनेगा, कॉर्पस लूटियम से कॉर्पस एल्बिकेंस बनेगा और फिर ये स्लग ऑफ एक्सपेल आउट थ्रू वेजाइना हो जाएगा। पहला क्वेश्चन का आंसर ये था। दूसरा क्वेश्चन का आंसर कुछ ही मिनट में आपके सामने प्रस्तुत किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास ये थे, इफ एग इज फर्टिलाइज्ड देन व्हाट वुड हैपन। क्या होगा अगर एग फर्टिलाइज होगा। इससे पहले क्वेश्चन हम लोगों ने बनाया, इफ एग इज नॉट फर्टिलाइज देन व्हाट हैपन। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आता है, इफ एग इज फर्टिलाइज देन व्हाट हैपन। तो ये आंसर है, इफ द एग इज फर्टिलाइज्ड एंड इम्प्लांटेशन होगा और एग
एम्ब्रियो में फर्टिलाइज्ड हो गया, जायगोट बन गया, जायगोट से एम्ब्रियो बना, जैसे कि मोरूला, बेस्टुला, गेस्टुला, ये एम्ब्रियो के फेजेस हैं। सबसे पहले जायगोट के बाद मोरूला बनता है, मोरूला के बाद बेस्टुला बनता है, फिर गेस्टुला बनता है, मतलब 2 to 8 सेल तक मोरूला, आगे हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद क्या होता है, ये इम्प्लांटेशन हो गया है ना। इम्प्लांटेशन के बाद किस सेल स्ट्रक्चर में होगा इम्प्लांटेशन? ट्रोफोब्लास्ट सेल का। इफ द एग इज फर्टिलाइज्ड एंड इम्प्लांटेशन ऑकर, ट्रोफोब्लास्ट सेल ऑफ द ब्लास्टोसिस्ट secrete the hormone called HCG, human chorionic gonadotropin। क्या है? human chorionic gonadotropin hormones which is equivalent to LH, जो कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के इक्विवेलेंट होता है। जो काम LH हार्मोन करता है वही काम HCG भी करता है, मतलब थिकनिंग और इम्प्लांटेशन को सपोर्ट करना। थिकनिंग ऑफ एंडोमेट्रियम। ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन सिग्नल्स द कॉर्पस लूटियम टू कंटिन्यू प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन सिक्रेशन को कंटिन्यू रखने के लिए कॉर्पस लूटियम को सिग्नल प्रोवाइड करते हैं, thereby maintaining the thick lining, जिसे हम एंडोमेट्रियम वॉल ऑफ यूटेरस के नाम से जानते हैं। As placenta develops, it begins to secrete its own estrogen and progesterone। जब प्लेसेंटा डेवलप हो जाता है उससे पहले HCG करवाता है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का सिक्रेशन, लेकिन प्लेसेंटा डेवलप होने के बाद अब इधर प्लेसेंटा डेवलप हो रहा था और उधर कॉर्पस लूटियम कॉर्पस एल्बिकेंस में कन्वर्ट होकर डीजनरेट हो रहा था। तो प्लेसेंटा डेवलप होता है, इट बिगिन टू सेक्रीट इट्स ऑन एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन टू मेंटेन द लाइनिंग ऑफ यूटेरस। द कॉर्पस लूटियम इज नो लॉन्गर नीडेड टू प्रोड्यूस दिस हार्मोन्स, क्योंकि अब प्लेसेंटा आ गई। प्लेसेंटा तब तक रहेगी जब तक कि बच्चे का डिलीवरी नहीं हो जाता, और इस तरीके से ये अलग अलग हार्मोन्स इम्प्लांटेशन और पार्टीशंस में द डिलीवरी ऑफ बेबी, द एक्सपेल्सन ऑफ बेबी फ्रॉम वेजाइना और बर्थ कैनाल, तो इस तरीके से एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। तो आज के लिए इतना ही हम लोग रखेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में फर्दर टॉपिक्स को कवर किया जाएगा। तो थैंक यू फॉर द डे, और हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसे ग्रो करने में हेल्प करें। थैंक यू।